नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण सामने है। आगामी 13 मई को मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें इंदौर लोकसभा सीट भी शामिल है। आज हम आपको इंदौर लिए चलेंगे और दिखाएंगे इंदौर के सियासी समीकरण। जानने की कोशिश करेंगे कि इंदौर में बिना कैंडिडेट कांग्रेस कैसे लड़ रही है। देखते रहिए सत्ता का फाइनल। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण में मालवा निमाड़ में आगामी 13 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर इंदौर में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं। इंदौर में चुनाव में बीजेपी जहां लोगों को मतदान को लेकर जागरूक करने में लगी है, वह कांग्रेस बदले समीकरणों को भुनाकर बीजेपी को तानाशाह बताते हुए लोगों से नोटा पर वोट डालने की अपील कर रही है। स्वराज एक्सप्रेस ने इंदौर शहर के अलग अलग वर्गों के मतदाताओं से मिलकर उनके मन का हाल जाना। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं इंदौर। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण के मतदान हो चुका है और मालवा निमाड़ के अंदर चौथे चरण का मतदान होना है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर के मतदाताओं के क्या है समीकरण बदलने के बाद राय, स्वराज एक्सप्रेस जानेगा अलग अलग इंदौर की लोकसभाओं के अंदर कि आखिर मतदाता के मन में क्या है। हम अपने पहले पड़ाव में जा पहुंचे पलासिया के मजदूर चौक पर। यहाँ काम की तलाश में बैठे मजदूरों से चर्चा में पता चला कि इंदौर जैसे शहर में रोजगार को लेकर मजदूर भी परेशान हैं। मजदूरों को दिहाड़ी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के पलासिया चौराहे स्थित मजदूर चौक पर और कई मजदूर हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याओं का सामना जो है उनको करना पड़ता है। दादा, मजदूरी का काम करते हैं, लोकसभा के चुनाव है, किस तरह की समस्याएं हैं आपको? सभी समस्या सर, आओ तो काम नहीं मिलता, घर जाओ तो ड्यूटी नहीं मिलती, जाए तो कहाँ जाए। आगे दिन भर बैठे रहो यहाँ पे, काम वाले आते ही नहीं है और आते हैं तो फिर रेट कम देते हैं। क्या काम करेगा आदमी? 300 400 और खूब गधा माली खूब करवा लेंगे और शाम में बोलो बेटो अभी आ रहा सेठ। इंदौर में कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की हत्या हुई है। जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। क्या लगता है, आम मतदाता है आप, क्या लगा है आपको? सर क्या है कि समस्या तो बहुत सारी है, काम धंधा मिलता नहीं है, महीने में 8-10 दिन काम लग गया है तो ठीक है, बस ये समस्या हमारी है। वैसे आप भी मजदूरी का काम करते हैं, युवा हैं, क्या लगता है मजदूरों की बात दोनों ही पार्टियां करती है लेकिन मजदूर जो है वहाँ का वही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलता भाई। अपन तो साहब कहते हैं यहाँ जगह जो समस्या चल रही है उसके लाने बहुत परेशानी चल रही है। ऐसा कोई भी नहीं कर पा रहे जैसे अपन मजदूर आदमी के अपने साफ हो सके। क्या होना चाहिए आपके लिए, क्या लगना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए सरकार के? मजदूर को थोड़े सहायता मिलना चाहिए बस, सबके लाने मिलना चाहिए बस। हाँ, किस तरह की सहायता मिलना चाहिए? जैसे काम धंधा है, कहीं भी हो, फैक्ट्री वगैरह हो, कहीं भी हो, मजदूर को थोड़ा सहायता मिल जाए। रोजगार की व्यवस्था जो है होना चाहिए। हमारे साथ और भी मौजूद है। दादा, मजदूरी करते हैं, कितनी समस्या जो है आपको होती है? हाँ सर, बहुत मुश्किल, हमारे को काम मिलता ही नहीं। कोई हमको 300 400 मिलते बस। हमको परेशानी है, किराए का मकान में का किराया भरना में हमको कम से कम 3000 4000 बस ये सब। तो ये थे हमारे साथ मजदूर। उनका कहना यह है कि रोजगार की समस्या जो है जस की तस बनी हुई है। रोजाना वह चौक पर आकर बैठते हैं लेकिन किसी तरह का काम उनके हाथ नहीं लगता है। जब लगता है तो मजदूरी इतनी कम दी जाती है कि वह घर चलाए या मजदूरी करने आए। पलासिया के मजदूर चौक से निकलकर हम पहुंचे इंदौर के विधानसभा 2 में बने मिल क्षेत्र में, जहां मिल मजदूर से लेकर व्यापारी तक से हमने बात की। यहां बातचीत में पता चला कि कांग्रेस प्रत्याशी के दल बदल से कई लोगों में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है। कई लोग नोटा को विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं, तो कई लोगों का कहना है कि इंदौर बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में दल बदल का ज्यादा असर नतीजों पर नहीं पड़ेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंदौर के मालवा मिल की एक चाय की दुकान के अंदर और यहाँ पे कुछ मतदाता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है। दादा, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है आम आदमी का?
आम आदमी को तो क्या सब समस्या ही समस्या है, और बाकी समस्या का समाधान तो कर ही रही सरकार, और सब बढ़िया है, यहाँ सब मोदी के पट्टे हैं। हाँ। बाबूजी, जिस तरह से इंदौर शहर में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, बीजेपी में शामिल हो जाता है, ये बदले समीकरण को किस तरह से देखते हैं आप? हमको आता ही नहीं तो भाई साहब, आप हैं, क्या लगता है इंदौर को लेकर कि पहली बार हुआ है कि लोकतंत्र में कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही सामने नहीं है? उसको चमकाते धमकाते कांग्रेसी व्यक्ति को, विरोधी होना ही नहीं, 3 किलो मनमानी चलेगी ना भाई, विरोधी आदमी तो होना ना। उसको चमकट कर दी, 17 साल पुराना केस निकाला उसके ऊपर, और मटर से उनको टिकट दे रहे भाजपा। 17 साल 307 का केस, वो तो जीवित है ना, वो किसके केस से मतलब ही क्या था? अक्षय बम को उसने चमकाट कर दी ना उनने। क्या मानते हैं ये बदले समीकरण को लेकर, क्या लगता है आपको? नहीं, हमको तो ये सरकार अच्छी नहीं लगती है। किस तरह की सरकार होना चाहिए? जनता का कुछ अच्छा करने के लिए होना बस। तो निश्चित रूप से जिस तरह से समीकरण बदले हैं, कई लोगों में आक्रोश भी है। भाई साहब, आपसे भी यही पूछूंगा कि क्या लगता है इंदौर शहर में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होना है, आगामी दिनों में 13 मई को जो है मतदान होना है, और जो बदले समीकरण हुए, कोई विपक्षी सामने नहीं है? विपक्षी की आवश्यकता ही नहीं है सर। और इस बार 400 पार है। मोदी जी ने जो देश के लिए करा है बहुत अच्छा करा है, और राम मंदिर बना है, देश के संविधान के लिए अच्छा काम करा है, बुजुर्गों के लिए पेंशन करी है, महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार 1200 रुपये दे रहे हैं। बहुत अच्छा काम हो गया इंदौर में, अच्छी रोडें, अच्छी सड़कें हैं, बहुत बढ़िया काम करी बीजेपी। इस बार 400 पार। भाई साहब, व्यापारी हैं, एक छोटा सा उद्योग लेकर आप बैठे हुए हैं, चाय की आपकी दुकान है, कई तरह के लोग आते होंगे, चुनावी माहौल है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही है, क्योंकि अभी का 400 पार है आंकड़ा। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी काम बढ़िया है, 1 नंबर काम मोदी जी का, सक्सेस काम हो। ऐसे देश को प्रधानमंत्री जो ऐसी देश को जरूरत है, मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है देश को। काम बढ़िया हो रहा है, 400 पार अब की बार 400 पार। तो यहाँ पर भी जो है 400 पार की जो है बात की जा रही है, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या है इंदौर लोकसभा के मुद्दे और जिस तरह के समीकरण बने, कोई विपक्ष में नहीं है, किस तरह से सोचते हैं आप? देखिए, इंदौर के मुद्दे तो यही है कि इस बार इंदौर के इतिहास में थोड़ा गलत हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ना, वो खुद ही थोड़ा ऐसा महसूस कर रहा है कि ये गलत हो, क्योंकि हमने अपनी मेहनत से पार्टी को जिताया है। मतलब हमेशा 4 लाख 3 लाख वोटों से जीतती आई है, तो भाजपा तो यहाँ जीती हुई है, तो ये किसकी जरूरत नहीं थी। पर ठीक है, निर्णय सर्वोपरि। थोड़ा सा अंदर से मैं 10 लोगों से मेरी भी मुलाकात होती है, 10 में 5 बोलता है कि मैं नोटा में दूंगा। मैं कार्यकर्ता की बात बता रहा हूँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, उसके मन की बात। मैं गांव में जाता हूँ, बोलता हम तो नोटम देंगे, इसकी जरूरत क्या थी इसको लाने की? बोले बम को कौन जानता था, उसको बना दिया, हैवी बना दिया, उसका मीडिया में प्रचार हो गया। पिछले लोकसभा की बात की जाए तो 5 लाख से ज्यादा मतों से जो है बीजेपी के उम्मीदवार शंकर लालवानी जीते थे। तो क्या लगता है, एक आम कार्यकर्ता में टसन है, गुस्सा है? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आम कार्यकर्ता को बोले इसकी जरूरत ही नहीं है। माननीय मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश में, भाजपा का हर जगह डंका बज रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। लोग खुद ही भाजपा को पूरा, भाजपा में भगवा में पूरा देश हो रहा है, तो जो अंदर से थोड़ा जलन सी घृणा सी हो रही है कि यार ये गलत है, ये तो फिर नोटा में देंगे हम। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हम लोग कार्यकर्ता हैं। मैं जो 10 दिन में अगर मैं 50 लोगों से मिल रहा हूँ ना, तो मुझे 25 लोग बोल रहे हैं कि हम नोटा में देंगे। बाबूजी, मिल क्षेत्र रहा है, काफी पुराने हैं आप, क्या इतिहास रहा है, और क्या लगता है आपको कि इस बार के लोकसभा के परिणाम क्या होंगे? अब ये तो सब जनता के हाथ में ही है, और फिर मोदी जी भी अच्छा कर रहा है, और जनता भी ध्यान रख रही है उनका। जनता को ऊपर ही मतलब मोदी जी का ख्याल है, और जनता सब करेगी, मोदी जी को ही देगी वोट। भाई साहब, आपसे भी यही पूछना चाहूंगा कि क्या जरूरत थी कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका मैदान जो है छूट जाता है, भाजपा में उन्हें शामिल कर लिया जाता है? अब ये तो देखो लिपापोती वाली बात है, क्या आदमी सोचते कुछ है और करता कुछ है। भारतीय जनता पार्टी का बोलबाला है, अभी इसके अंदर क्या है, उनका बोलबाला है, तो सब उनके हिसाब से दब के काम कर रहा है बस। क्या लगता है आपको, जो ये समीकरण बदले हैं, प्रत्याशी जो है मैदान छोड़ा है, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखो, फायदा भी होगा नुकसान भी होगा, दोनों है। कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान भी है।
क्योंकि संविधान तो संविधान है, संविधान हर जगह थोड़ी बदला जा सकता है। जो संविधान बने वो संविधान होना चाहिए, बस ये है। तो निश्चित रूप से ये था हमें इंदौर के मालवा मिल क्षेत्र, जिसे जो है कहीं ना कहीं मिल क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर काफी पुराने समय में मिल थी, वो कई मिल मजदूरों से भी हमने बात की तो कुछ लोगों का कहना है कि 400 पार होगा, लेकिन जिस तरह से इंदौर के समीकरण जो है बदले हैं कांग्रेस के उम्मीदवार पर, जो है कांग्रेस कैप्चर का जो आरोप लगा रही, तो लोगों में एक आक्रोश देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं कई जो मतदाता है वह कह रहे हैं कि नोटा का इस बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिल मजदूरों से बातचीत के बाद हमने रुख किया शहर के पेशेवर लोगों की तरफ। हम जा पहुंचे शहर के वकीलों के पास। यहां बातचीत में पता चला कि शहर में बदले राजनीतिक समीकरण से शहर के मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह की कमी है। हालांकि लोग पीएम मोदी के कामों को गिना रहे हैं, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि कांग्रेस को इस दल बदल को लेकर गंभीर मंथन करने की जरूरत है। 13 मई को मालवा निमाड़ सहित इंदौर के अंदर लोकसभा को लेकर मतदान होना है। जिस तरह से इंदौर का जो समीकरण बदला है, विपक्ष की भूमिका पर कोई भी नहीं है। हमारे साथ चर्चा के लिए कानून के जानकार और एडवोकेट श्री कृष्ण कुमारी कुनेरे जी हैं। कुनेरे जी, क्या लगता है जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर के समीकरण बदले हैं, विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है? देखिए, चूंकि आपने सुना होगा कि प्यार मोहब्बत जंग में सब जायज है, उसी प्रकार से जो चुनाव है, चुनाव के अंतर्गत अगर सामने से कोई कैंडिडेट अगर उसकी खुद की इच्छा से अपना नामांकन वापस लेता है तो इसके अंतर्गत जो अपोजिट कैंडिडेट है उसका कोई दोष नहीं होता, ना अपोजिट पार्टी का कोई दोष होता है। इस प्रकार से जो कि वर्तमान में आपने देखा होगा डॉक्टर अक्षय कांति मैम जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके सांसद के, उनके द्वारा अपनी मर्जी से ही उस नामांकन को वापस लेना एक स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने हथियार डाले। उनका जो नजरिया है कि उन्होंने जिस भी कारण से अपना नामांकन वापस लिया, लेकिन वर्तमान में वो जिस पार्टी को कांग्रेस को लीड करते थे उसकी तरफ से पूरा लीड करने की पूरी जिम्मेदारी, उसके नकारात्मक और किसी प्रकार के परिणामों की जिम्मेदारी अक्षय कांति मैम अर्थात उस कैंडिडेट की होती है जो पार्टी उसको जिस पार्टी को प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि वर्तमान में उन्होंने अपना नाम जब वापस लिया है तो ये स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कहीं ना कहीं उन्हें भी अपनी हार का डर था, और साथ में ही वो भले कोई भी कारण बता रहा हो, लेकिन वर्तमान में जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है जो बीजेपी ने वर्तमान में शहर इंदौर में बहुत कार्य करा, विकास कार्य हो रहा है। जो मेरा खुद का जो मत है, जो दिखा आप देख ले, मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और कई प्रकार के कार्य हो रहे हैं, महिलाओं के हित के अंदर, बच्चों के हित के अंदर कई योजनाएं चल रही हैं। इस हिसाब से यह है कि वर्तमान में जो किसी भी रूप से अगर सिनेरियो बदला भी है तो भी उससे कोई भारतीय जनता पार्टी को फर्क नहीं पड़ता और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमतों से जीतेगी। चूंकि इसके अंदर अगर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया तो कहीं ना कहीं ये उन्होंने अपनी हार स्वीकार करने को दिखाता है। क्या लगता है, लगातार कांग्रेस बोल रही है कि नोटा पर जो है वोट डाले, एक कानूनी सलाहकार होने के नाते आपको क्या लगता है कि अपने वोट का प्रयोग जो है किस तरह से करना चाहिए? लोकतंत्र में सभी को अपना अपना अधिकार है वोट डालने का और सभी सोचने समझने का। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस भी अगर लिया है तो बीजेपी अपने प्रचंड बहुमत से जीतेगी ही साथ साथ में। और एक अगर देखा जाए बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़े लिखे जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने मत का उपयोग करेंगे। और रही बात कांग्रेस की वोट की, तो विकल्प है, जो कांग्रेस की वोट थे वो भी कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर बीजेपी में जाना निश्चित दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है, युवा हैं आप, पहली बार या दूसरी बार जो है मतदान का अपना प्रयोग करेंगे, किस तरह से सोचता है युवा मतदाता? युवा मतदाता आजकल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। उन्हें पता है कि हमें किस सरकार को लाना है, कौन सी सरकार हमारे लिए काम कर रही है, क्योंकि उन्हें भी पता है क्योंकि जब से बीजेपी आई है तब से हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है और बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। तो युवा बहुत अच्छे से जानता है कि उन्हें किस सरकार को लाना है। आपसे भी यही क्वेश्चन करूंगा कि युवा है आप, किस तरह का माहौल नजर आता है इंदौर लोकसभा सीट को लेकर? मौजूदा सरकार जो अपने वादे थे उस पर खरी उतरी है, सरकार में किसी तरह का बदलाव की जरूरत है? जो भी सरकार आती है अपने भविष्य में तो सभी काम करती है और करा है बीजेपी ने, वो करती आई है, करेगी, क्योंकि आजकल जो युवा है बहुत नॉलेजिंग, इंटेलिजेंट और बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं हर चीज़ में। तो उन्हें भी पता है कि हमें किसको मत देना है, किसे नहीं देना है, कौन काम करेगा, कौन काम नहीं करेगा, और कर रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदे की चीज़ें। जिस तरह का माहौल इंदौर में बन रहा है, युवा भी है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को कि अपना मत का प्रयोग करना चाहिए? आप क्या लोगों को जागरूक करेंगे? बिल्कुल अपना मत देना चाहिए। जो उनको विकल्प चाहिए वो चुन सकते हैं, नोटा वगैरह नहीं चुनना चाहिए, उनको विकल्प चुनना जरूरी है। तो निश्चित रूप से ये थे हमारे साथ कानून के जानकार। उनका कहना यही है कि जिस तरह से समीकरण बदले हैं उसमें जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे अक्षय कांति बम, और कहीं न कहीं कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वह जिम्मेदार है कि अपने प्रत्याशी को वह कहीं न कहीं चुनाव का जो पर्चा था वह लेने में वापस नाकाम सिद्ध हुआ, और कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व को इसको लेकर मंथन करने की जो है जरूरत है।
इधर कांग्रेस के प्रत्याशी के मैदान छोड़ने के बाद कांग्रेस लगातार नोटा को अपना उम्मीदवार बताकर मतदाताओं से नोटा पर मतदान करने की अपील कर रही है। कांग्रेस नेता लगातार पोस्टर से नोटा में मतदान करने को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस का उम्मीदवार शुरू से था, कुछ भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेताओं द्वारा नाम वापसी के दिन कांग्रेस के उम्मीदवार की चोरी कर ली। कांग्रेस का उम्मीदवार किसी दबाव में गया, किसी लालच में गया, वो हमें नहीं मालूम, पर उससे डरा धमका कर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उनसे नाम वापसी करवा ली। आज कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है, पर कांग्रेस का उम्मीदवार नोटा चुनाव चिन्ह जो है कांग्रेस का उम्मीदवार है। कांग्रेस ने सभी जगह व्यापारियों से, रहवासियों से, हमने सभी से मांग करी है कि आगामी 13 तारीख को होने वाले चुनाव में नोटा के चुनाव चिन्ह पर वोट दबाएं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में लोकतंत्र की हत्या करी, हमने भू माफिया देखा है, देखे, हमने खनन माफिया देखे, हमने शिक्षा माफिया देखे, पर अब इंदौर जो अहिल्या की पावन नगरी कहा जाता है, न्याय की भूमि माना जाता है, उस पावन नगरी में हमने राजनीतिक माफिया भी देखे जिन्होंने की खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करी है। खुलेआम शहर के नागरिकों को मतदान से वंचित करने का प्रयास करा है। तो यह भारतीय जनता पार्टी का कृत्य जो था ये पूरी तरह सामने आया। इसलिए हम जनता से मांग कर रहे हैं कि वो नोटा का बटन दबाए और भारतीय जनता पार्टी के इस चेहरे को उजागर करे, इन्हें इनका चेहरा दिखाए कि आखिर क्या कारण था, क्या इंदौर की जनता ने ऐसी कौन सी गलती करी थी जो आप इन्हें इस प्रकार से कृत्य करके लोकतंत्र से वोट डालने से भी इन्हें वंचित कर रहे हैं। मतदाता विपक्षी नहीं सोचता है, मतदाता ये सोचता है कि हम पे किस पे भरोसा करें। जिन प्रतिनिधि को हम चुनकर भेजते हैं वो प्रतिनिधि जनता का नहीं हो रहा, तो हम किस पे भरोसा करें। प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है। इस प्रकार से चुनाव की प्रतिक्रिया मेरे जीवन में इतने साल हो गए, मैंने ऐसा प्रतिक्रिया कभी देखी नहीं है, न ऐसी भगदड़ देखी, न ऐसे लोगों को उठा उठा के पार्टियों के अंदर लिया जा रहा है। जिन लोगों के नाम से लोग कहते हैं कि ये फलानी पार्टी का आदमी है, ये इसके ऊपर दाग लगा हुआ भ्रष्टाचार, उन लोगों को जो पार्टियां ले रही हैं वो किस हिसाब से ले रही है मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे मुक्त कर देंगे, किसको मुक्त कर देंगे? तुम मुक्त हो रहा हो कि ये इनको मुक्त कर रहा हो? नहीं, तो हमारे साथ में प्रजातंत्र के साथ में धोखा किया गया है। इस प्रकार से हम तो नोटा को वोट लगाएंगे। तुम्हारा प्रतिनिधि नहीं है कोई, क्या मतलब है? जब तक पिच पे 2 आदमी मैच नहीं खेलेंगे तब तक क्या मजा आएगा मैच का? छक्का कैसे लगेगा? इसी प्रकार से ये करना उचित नहीं है। चाहे प्रत्याशी हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। मई में भीषण गर्मी और लू से मतदान फीसद पर असर पड़ सकता है। अब एक नजर में देखिए इंदौर में अलग अलग विधानसभा में वोटर्स की संख्या। ये आंकड़े 2024 लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची के अनुसार है। देपालपुर विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,36,686 है। यहाँ महिला मतदाता 1,34,632 है। कुल मतदाताओं की संख्या इस सीट पर 2,71,323 है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,88,567 है। महिला मतदाताओं की तादाद यहाँ 1,81,901 है। कुल मतदाताओं की बात करें तो ये संख्या 3,07,471 है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 2 में पुरुष मतदाताओं में 1,77,907 वोट है, जबकि महिला मतदाता 1,73,431 है। इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 3,51,345 है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 की बात की जाए तो यहाँ पुरुष मतदाता 94,078 है, जबकि महिला मतदाता 93,738 है। कुल मतदाताओं की संख्या 1,87,882 है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 4 की बात की जाए तो यहाँ पर 1,21,493 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,21,850 महिला मतदाता हैं। यहाँ पर कुल मतदाताओं की संख्या 2,43,350 है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 5 में पुरुष मतदाता 2,10,529, जबकि महिला मतदाता 2,07,573 है। यहाँ कुल मतदाता 4,18,104 है।
राऊ विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,84,390 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,81,389 है। कुल मतदाताओं की संख्या राऊ में 3,65,784 है। इसी तरह सांवेर विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पुरुष मतदाता 1,55,450 हैं, जबकि महिला मतदाता 1,51,754 है। कुल मतदाताओं की संख्या 3,07,205 है। इन 8 विधानसभाओं को मिलाकर इंदौर लोकसभा सीट बनती है। इंदौर लोकसभा सीट में पुरुष मतदाता 12,69,100 है, जबकि महिला मतदाता 12,46,268 है। इंदौर लोकसभा सीट में कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो ये 25,15,464 है। इस बार इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के न होने के चलते प्रचार एक तरफा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने नोटा को हथियार बनाकर प्रचार किया है, लेकिन मौजूदा हालात में नोटा किसी प्रत्याशी को हरा दे ऐसा भी नजर नहीं आ रहा है। यूं भी इंदौर में बीजेपी सांसद शंकर लालवानी मजबूत माने जा रहे हैं। बीते चुनाव में भी वो रिकॉर्ड मतों से जीत कर आए थे। इंदौर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए विकास सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।